हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक विद एमसीक्यू। क्रैक विद एमसीक्यू में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है कि हमारा लूसेंट रिवीजन सीरीज चल रहा है और आज ये लूसेंट रिवीजन सीरीज का तीसरा दिन है। हमने पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा कि हमने लूसेंट का स्टिक स्कैन कॉपी करके आपको हमने पढ़ाया था, जिसमें बहुत से लोग ये बता रहे थे कि सर आप ऐसा मत कीजिए, आपको जो है कॉपीराइट वगैरह आ जाएगा और कॉपीराइट आ जाने के बाद फिर क्या मतलब बनता है कि आप लोग देख नहीं पाइएगा, आपका मेहनत भी मेरा पूरा बेकार चला जाएगा। इसलिए हमने एक जुगाड़ लगाया है और जुगाड़ लगा के ये क्या है कि हमने इस पूरे लूसेंट को ही हमने क्या किया है, पूरा प्रिंट के तौर पे कर दिया। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर पूरा प्रिंटेड नोट है ये, ठीक है। तो आपको होगा क्या कि हमारा थोड़ा तो मेहनत तो लगा ही लगा है, लेकिन आप जो इसको पढ़िएगा तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा और ये कहीं भी पढ़ सकते हैं। आपको ये वीडियो के बाद जो है ना हम अपना ग्रुप में डाल देंगे। जो भी ग्रुप से नहीं जुड़े हैं उसका क्रैक विद एमसीक्यू के चैनल के नाम से ही हमारा ग्रुप चलता है, तो उसमें आप जाके जुड़ जाइएगा, ठीक है। वहाँ से आपको पूरा ये प्रिंटेड नोट मिल जाएगा और होमवर्क सीरीज वगैरह जो भी होता है वही मिल जाएगा। अब से आपको क्या करेंगे, प्रिंटेड नोट ही आपको अवेलेबल करवा देंगे अपना ग्रुप पे, ठीक है। और कल वीडियो तो नहीं आया था क्योंकि कल नेट का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, तो आप लोग शांत रहिए, आप लोग बस रेगुलर बने रहिएगा। आपको हम एक सरप्राइज टेस्ट भी लेंगे कल संडे के दिन, ठीक है। आज तो वीडियो बना रहा हूँ, तो आज आपको इस वीडियो के बाद एक बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आने वाला है, आप उसको दीजिएगा, ठीक है। और जो लोग यहाँ पे नए जुड़े हुए हैं तो उनसे एक मेरी आग्रह एक रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और आप भी देखिए, और जो लोग इसको ये ज़रूरत है उसको भी आप भेज दीजिएगा, ठीक है। कि जिससे आप लोग बहुत सारे लोग एक ग्रुप बन जाए जिसमें से आप लोग देखने में मज़ा आए और पढ़ने भी मज़ा आए, ठीक है। तो आप आगे बढ़ने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो लोग नए देख रहे हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ये लूसेंट सीरीज को उठाना है कि 60 डेज में ख़त्म करना है, ठीक है। तो चलिए हम आज इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है गवर्नर एंड गवर्नर जनरल, यानी कंपनी के अधीन जितने भी गवर्नर एंड गवर्नर जनरल आए थे उसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इससे पढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि देखिए, एक होता है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल था, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल था, और दूसरा जो था हमारा बंगाल के गवर्नर जनरल था, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल से स्टार्ट हम लोग करेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल में सबसे पहला नाम आता है किसका, तो सबसे पहले का नाम आता है रॉबर्ट क्लाइव का। रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल कब से कब तक था, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल के बारे में। तो 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक रहे, उसके बाद फिर ये 1765 से लेकर 1767 ईस्वी रहे। अब हम बात करते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव के बारे में इसने क्या क्या काम किया। तो सबसे हम अगर पहले बात करेंगे इसके बाद, बंगाल में द्वैध शासन यानी बंगाल में जो द्वैध शासन की स्थापना हुई थी इसी ने करवाया था। यानी द्वैध शासन कहाँ लगा होता, तो बंगाल में लगाया था। कब से कब तक, 1757 से लेकर 1765 तक बंगाल में द्वैध शासन लगा रहा, ठीक है। इसके तहत क्या हुआ द्वैध शासन में, तो क्या हुआ, राजस्व वसूलने का, सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले जितने भी संभालते थे सब क्या कंपनी के अधीन थी, यानी गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव संभाल रहे थे। बाकी शासन चलाने का जिम्मेदारी किसके पास था, नवाब के पास था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से, यानी शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि 1765 में, यानी 1765 ईस्वी में पूरा इलाहाबाद की संधि हुआ। किसके किसके बीच में हुआ था, शाह आलम द्वितीय यानी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ। इसके द्वारा कंपनी में संरक्षण में ले लिया था, यानी कंपनी जो है जो इसके अलावा तो कंपनी के संरक्षण में ले लिया था। यानी इस संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का भी क्या अवसर मिल गया था। भारत में ब्रिटिश शासन की नींव कहाँ से पड़ी है, तो हमारा यही से स्टार्ट हुई है, ठीक है। 1757 से लेकर 60 तक, यानी 1765 में जो संधि हुई थी इलाहाबाद की संधि, यहाँ से भारत में ब्रिटिश का शासन का नींव पड़ा था, ठीक है, यहीं से नींव पड़ा था। आगे हम लोग देखेंगे आगे क्या कह रहा है। आगे ये कह रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्रों के लिए 2 उप दीवान, यानी जितने भी बंगाल का क्षेत्र रहा उसमें क्या है 2 उप दीवान बनाए थे। इसमें बंगाल के लिए मोहम्मद रज़ा खान, यानी बंगाल के लिए कौन थे, तो मोहम्मद रज़ा खान, और बिहार के लिए जो थे राजा सिताब राय को नियुक्त किया गया था, ठीक है। और जैसे बंगाल के और भी गवर्नर आए जिसमें से कौन थे, बरेलिस्ट। देखिए बरेलिस्ट के बारे में अब जानकारी मिलता है, नहीं ये भी पहले गवर्नर थे, किसके थे, तो बंगाल के गवर्नर थे। ध्यान दीजिएगा, हम बंगाल के गवर्नर जनरल नहीं बोल रहे, हम बंगाल के गवर्नर खड़ी कह रहे हैं। तो बरेलिस्ट था, 1767 से 1769 से इसका कार्यकाल था। तो आपको एक यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ये है कि जो प्रथम अंगल मैसूर युद्ध हुआ था कब से कब हुआ था, तो 1767 से लेकर 1769 के बीच में किसका हुआ था, प्रथम अंगल मैसूर युद्ध हुआ था। तो उसमें पहले गवर्नर कौन थे, तो ये हमारा थे बरेलास्ट थे। कौन थे, बरेलास्ट थे, ठीक है। दूसरा गवर्नर जनरल क्या थे, हमारे कटियार भी आए थे। कटियार भी यहाँ पे थे, देखिए कटियार दिख रहा, कटियार थे वॉरेन हेस्टिंग, 1772 से 1774 ईस्वी तक वॉरेन हेस्टिंग भी रहे थे। कौन,
वॉरेन हेस्टिंग भी रहे थे 1772-1774 तक गवर्नर के रूप में काम किया था। बंगाल के गवर्नर के रूप में भी वॉरेन हेस्टिंग काम किए थे। अब हम बात करेंगे इसके बारे में, अब हम बात करेंगे कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, यानी अब कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल की हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट जब पास हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पास हुआ था। इसके अनुसार क्या था, बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी शासन द्वारा गवर्नर जनरल कहा जाना, यानी अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहने लगा। पहले गवर्नर कहा जाता था और बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। मद्रास बम्बई गवर्नरों को, यानी मद्रास और बम्बई में जो गवर्नर था इसके अधीन कर दिया, यानी इसी के अधीन कर दिया गया था, ठीक है, कलकत्ता के अधीन कर दिया था। भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। कौन थे? भारत में प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे। प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे, ठीक है। देखिए, अगर आपसे पूछेगा कि बताइए भारत का पहला गवर्नर कौन थे या बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। अगर पूछेगा कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर कौन था, तो ये हमारा वॉरेन हेस्टिंग हो जाएगा। अब पूछेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो ये हमारा कौन हो जाएगा, हमारा हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। इसमें क्या बात है, बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, यानी अब प्रदेशों का गवर्नर जनरल करने जाने लगा, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग 1750 में, यानी वॉरेन हेस्टिंग जो है 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था। यानी वॉरेन हेस्टिंग जो था वो 1750 ईस्वी में एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष बना और बंगाल के गवर्नर एवं कंपनी के गवर्नर जनरल, बंगाल का भी गवर्नर बना और कंपनी का भी गवर्नर जनरल बना। कौन? तो ये हमारा कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग थे। वॉरेन हेस्टिंग 1750 में कलकत्ता में एक क्लर्क के तौर पर आया था। बाद में उसने अच्छे काम किया क्योंकि कासिम बाजार का उसको अध्यक्ष बनाया गया और बंगाल के गवर्नर एवं कंपनी के गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो हम बात कर लेंगे सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग के बारे में कि वॉरेन हेस्टिंग ऐसा क्या क्या काम किए, उसका वर्क के बारे में बात कर लेंगे। तो हमारा ये वॉरेन हेस्टिंग हो गया, इसका कार्य के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसने राजकीय कोषागार को कहाँ से कहाँ की स्थापना किया। तो इसने क्या किया, मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता कर दिया। कहाँ से कहाँ कर दिया, यानी पहले राजकीय कोषागार जो था अंग्रेजों का वो कहाँ था, पहले वो मुर्शिदाबाद में था, इसको कहाँ कर दिया, कलकत्ता में कर दिया। फिर 1772 ईस्वी में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और एक दीवानी अदालतों का निर्माण किया। यानी अगर पूछेगा प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और एक दीवानी अदालतों का स्थापना किसने किया था, तो हमारा हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। अब बात करेंगे कि फौजदारी में अब हम बात करेंगे कि फौजदारी अदालतों पर सदर निजाम अदालत द्वारा निरीक्षित होता था। यानी जो क्या होता था, फौजदारी अदालत था उसमें क्या होता था, जो निजामत होता था वो अदालत द्वारा निरीक्षित करता था। नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत का अध्यक्षता करता था। नाजिम जो दरोगा को नियुक्त करता था वही अदालत का अध्यक्ष करता था। दीवानी अदालत में कलेक्टर का मुख्य न्यायाधीश होता था। यानी देखिए, एक फौजदारी था, फौजदारी में जो था वो दरोगा अदालत का अध्यक्षता करता था और दीवानी अदालत में जो करता था कलेक्टर जो होता था वह मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था, ठीक है। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी। यानी जिला अदालत जो होता था एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, जिसकी सहायता के लिए मुफ्ती और एक काजी होता था। कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य का खाली देखभाल करता था, यानी कार्य को ये खाली देखभाल करता था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये कह रहा है कि कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत, यानी सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। यानी सदर दीवानी अदालत का भी स्थापना किया गया और एक सदर फौजदारी अदालत की भी स्थापना की गई थी। सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल के सभापति और उसी काउंसिल के सदस्य द्वारा राय की एवं मुख्य कानूनों का सलाह से न्याय करते थे। सदर फौजदारी अदालत में नव निजाम एवं मुख्य काजी मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से ही न्याय करते थे। जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालत में भेजे जाते थे। जो भी जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए, जैसे हम क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट से हो गया सुप्रीम हाई कोर्ट आते हैं, हाई कोर्ट पे नहीं फैसला होता कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट। उसी तरह से यहाँ भी था, दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए कहाँ जाता था, तो ये हमारा जाता था सदर अदालत में जाता था, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि दीवानी मुकदमों में जातीय कानून अर्थात यानी दीवानी न्यायालय था। यानी इसने पूछ लिया कि किस अदालत में जो है जातीय कानून लागू होता था, तो ये हमारा क्या होता था, दीवानी अदालत में जातीय कानून होता था। अगर आप हिंदू है तो हिंदू संबंधित
हिंदू संबंधित कानून होता था और मुसलमान के लिए मुसलमान कानून लागू किया जाता था। जबकि फौजदारी मुकदमे में मुस्लिम कानून लागू होता था, यानी फौजदारी मुकदमे में खाली मुस्लिम होता था, लेकिन अगर दीवानी अदालत की बात करें तो वहाँ पे हिंदू है तो हिंदू चलेगा और मुस्लिम है तो मुसलमान चलेगा। लेकिन फौजदारी में क्या था, मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। फौजदारी मुकदमा में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। नेक्स्ट कहता है कि 1772 में बोर्ड ऑफ 1772 में कोर्ट ऑफ हेस्टिंग ने द्वैत प्रणाली को समाप्त करने तथा कंपनी को बिहार तथा उड़ीसा प्रांत में, यानी देखो द्वैत प्रणाली को समाप्त किसने किया, तो हमारा 1772 में द्वैत प्रणाली को क्या किया, खत्म कर दिया था। लगाया कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। 1757 से लेकर 1765 तक क्या लगा था, 1757 से लेकर 1765 तक जो हमारा क्या था, ये हमारा द्वैत शासन लगा। लेकिन 1772 में कौन हटा दिया, तो हमारा ये वॉरेन हेस्टिंग 1772 में हटा दिया और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत के शासन व्यवस्था को उत्तरदायी संभालने का आदेश दे दिया था। वॉरेन हेस्टिंग दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खान और तथा राजा सिताब को जो बंगाल के दीवान के लिए दीवान चुना गया था उसको हटा दिया गया था। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा कहता है कि 1772 में वॉरेन हेस्टिंग ने एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की, जिससे इजारादारी प्रथा के नाम से जाना जाता था। इस पद्धति को अपनाने का मुख्य उद्देश्य अधिक भू राजस्व को वसूली करना था तथा इसका मुख्य दो विषय थे। इसमें पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था की गई थी और इसके अंतर्गत उच्चतम बोली लगाने वाले को लगान वसूली का अधिकार दिया जाता था। यानी पूछेगा कि 1772 ईस्वी में एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की गई जिसका नाम था इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी प्रथा किसने शुरुआत की, तो ये हमारा 1772 में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा किया गया था। इसमें क्या होता था, या इसका लागू करने का मेन मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको भू राजस्व मिल सके। इसके मुख्य दो विषय था। इसमें क्या था, 5 वर्षों के लिए ठेका दिया जाता था और जो ज़्यादा ठेका बोली लगाता था उसको ये अधिकार दे दिया जाता था। हेस्टिंग ने नवाब ने देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षक नियुक्त किया गया था। 1775 में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद रजा खां को नवाब का संरक्षक नियुक्त किया गया था। ठीक है, यानी हेस्टिंग द्वारा नवाब को देखभाल के लिए मीर जाफर की जो विधवा मुन्नी बेगम थी उसका संरक्षक नियुक्त किया गया था। 1775 में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद रजा खां नवाब का संरक्षक नियुक्त किया गया था। 1776 में मनुस्मृति को अंग्रेजी अनुवाद यानी 1776 मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद क्या है, तो ए कोड ऑफ जेंटू लॉज। ए कोड ऑफ जेंटू लॉज जो है किसका, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपसे, ए कोड ऑफ जेंटू लॉज जो बुक है किसका अनुवादित बुक है, अंग्रेजी अनुवादित बुक है, तो क्या होगा, मनुस्मृति का। कब किया गया, तो 1776 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग ही ने मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किया था। क्या, ए कोड ऑफ जेंटू लॉज नाम से हुआ था। विलियम विल्किंसन द्वारा 1785 ईस्वी में भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था। यानी भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो विलियम विल्किंसन द्वारा किया गया था। कब, 1785 ईस्वी में किया गया। फिर 1789 ईस्वी में अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। अभिज्ञान शकुंतलम नामक, देखो सबसे पहले मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद क्या है, ए कोड ऑफ जेंटोलॉजी। कब किया गया, 1776 में। फिर विलियम विल्किंसन द्वारा 1785 ईस्वी में भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया गया। पूछ लिया क्वेश्चन आपसे, भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, तो हमारा विलियम विल्किंसन द्वारा किया गया था। फिर अभिज्ञान शकुंतलम का नामक नाटक अंग्रेजी अनुवाद किया गया था 1789 ईस्वी में। नेक्स्ट बोल रहा है कि 1781 में हेस्टिंग ने 1781 में कलकत्ता के मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया था। यानी मुस्लिमों को शिक्षा के लिए प्रथम मदरसा स्थापित कहाँ किया गया था, तो ये बंगाल में किया गया था, कलकत्ता में किया गया था, मतलब ठीक है, कलकत्ता में किया गया था। किसने किया था, 1781 में। पूछा कि प्रथम मदरसा स्थापित की गई थी कलकत्ता में, कब, तो 1781 में। किसने किया था, तो वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। इसी के समय 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। देखिए 1781 में मदरसा का स्थापना हुआ तो वॉरेन हेस्टिंग के समय कलकत्ता में, और 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। सर विलियम जोन्स 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था, विलियम जोन्स द्वारा 1784 में। क्लियर। प्रथम मदरसा स्थापित वॉरेन हेस्टिंग ने कहाँ करवाया था, तो कलकत्ता में करवाया था। किसके लिए, मुस्लिमों के लिए। और 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन के बनारस संस्कृति विद्यालय की स्थापना किया था 1782 ईस्वी में हिंदुओं के लिए। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। कौन किसने किया था, तो विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया था, विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी।
अब आइए नोट पे चले आइए। 1804 ईस्वी में बम्बई एशियाटिक सोसाइटी यानी बम्बई एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1804 ईस्वी में हुआ था, लेकिन 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन की स्थापना हुई थी। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, यानी बम्बई एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ है, तो 1804 में। ऐसे देखो, ऐसे पूछा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो हुआ है 1700, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुआ था, विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। लेकिन 1804 में जो हुआ था बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1804 में हुई थी। फिर 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई, कब, 1823 में हुई थी। और क्या कार्य इसके हैं, तो सबसे पहले इसने क्या किया कि मुगल को जो मिलने वाला 26 लाख रुपया, मुगल को जो मिलने वाला 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन जो है किसने बंद करवा दिया, किसने, तो ये विलियम लॉर्ड हेस्टिंग ने। इसी के समय 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट, बंगाल बजट कब निकला था समाचार में, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा, तो द बंगाल गजट किसने निकाला था, जेम्स एंगस्टन हिक्की द्वारा निकाला गया था, कब, 1780 में। यानी जब भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट निकाला गया था तो उस समय गवर्नर कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, तो हमारे ये कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग थे। ठीक है, इसी के तहत 1774 एक्ट 1774 किस में आया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1774 जो आया था कलकत्ता में, तो किस में आया था, ये वॉरेन हेस्टिंग के समय आया था। एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तथा कलकत्ता के बाहर का मुकदमा सभी सुना जा सकता था जब एक दूसरे को वो सहमत होते थे तभी करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था, यानी जो कलकत्ता में था उसमें कौन सा लागू होता था, ये हमारा न्याय होता था, अंग्रेजी कानून लागू होता था। जब कलकत्ता में जो खुला था सुप्रीम कोर्ट, उसमें कौन सा लागू होता था, अंग्रेजी कानून लागू होता था। मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे, यानी सुप्रीम कोर्ट के पहले आदेश मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो एलिजा एम्पे थे। 1782 में उसने इस्तीफा दे दिया। हेस्टिंग ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार को झूठा आरोप लगाकर न्याय में फांसी की सजा दिलवा दी थी। इसी के चलते 1761 में जाके वहाँ पर उसको क्या हुआ था, उस पर चलाया गया था, क्या, उस पर मुकदमा चलाया गया था महाभियोग का। ये भी क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा गवर्नर जनरल है जिस पर मुकदमा चलाया गया था, वो हमारा कौन हो जाएगा, वॉरेन हेस्टिंग हो जाएगा। पर सॉरी नेक्स्ट आता है कि प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1775 से लेकर 1782 ईस्वी में हुआ था। तो इस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो हमारा गवर्नर जनरल थे इस समय वॉरेन हेस्टिंग थे। द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780-1784 में, इस समय भी कौन थे, तो हमारा वॉरेन हेस्टिंग थे। प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध साल बाई की संधि 1782 में खत्म हुई, यानी प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर 1782 ईस्वी तक चला था, और ये साल बाई की संधि 1782 ईस्वी में खत्म हुई थी। और द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था ये हमारा मैंगलोर की संधि से खत्म हुई थी। ठीक, किस संधि से हुई थी, मैंगलोर की संधि से खत्म हुई। नेक्स्ट हमारा है अंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि से खत्म हुई। ठीक है, अब यहीं पे पढ़ा था आपको कि मंगलौर की संधि से 1784 में खत्म हुआ, दूसरी अंग्ल मैसूर युद्ध द्वारा समाप्त हुआ था। पीट्स इंडिया एक 1784 वॉरेन हेस्टिंग के समय ही आया था। इसी काल में 1772 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो स्थापना हुआ था, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था, 1772 में हुआ था। 1772 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी 1772 में। तो कौन थे गवर्नर जनरल, तो हमारे कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग थे। हेस्टिंग ने संपूर्ण लगान के हिसाब देखभाल के लिए भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति की गई थी, यानी जितना भी लगान वसूला जाता था उसको देखभाल के लिए हेस्टिंग ने राय रायन की नियुक्ति की गई थी। पद को प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय, यानी राय राय के एक अधिकारी था, जो पहला भारतीय दुर्लभ राय था। दुर्लभ राय का पुत्र राजा राज बल्लभ था, यानी राय रायन जो था, सबसे पहला राय रायन कौन था, तो राजा राज बल्लभ था, जो कि दुर्लभ राय का पुत्र था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के विरोध में इस्तीफा देकर जब वॉरेन हेस्टिंग फरवरी 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा तो उसके द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया था। अभी हम बता रहे थे कि महाभियोग एक ऐसा गवर्नर जनरल जिस पर वो महाभियोग चलाया गया था, कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था। कब चलाया गया था, तो 1785 ईस्वी में, परंतु 1795 ईस्वी में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। कब मुक्त कर दिया गया था, ठीक है। 1786 ईस्वी में हेस्टिंग जाने के पश्चात लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया। एक नवीन अधिकारी मुख्य
सरिस्तवार नियुक्त किया गया था और कार्य सभी कानूनों के कामकाजी देखभाल करना था। इस पद पर प्रथम नियुक्ति जेम्स ग्रांट की हुई थी, यानी 1786 में हेस्टिंग चला गया था। उसके पश्चात परिषद का पुनर्गठन किया गया था। एक नवीन अधिकारी मुख्य सरिस्तवार की नियुक्ति की गई थी, जिसका कार्य सभी कानूनों और कागजों की देखभाल करना था। कानूनों और कागजों का देखभाल करना था। प्रथम कौन थे? जेम्स ग्रांट थे। क्वेश्चन आता है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, यानी सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है, रिंग्स ऑफ फेंस की पॉलिसी किसके से होता है? तो वॉरेन हेस्टिंग। किससे चलाया था? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो वॉरेन हेस्टिंग से हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा 1785 से लेकर 1786 कौन आता है? तो ये हमारा आता है सर जॉन मैकफरसन। इसका कार्यकाल बहुत कम है। एक अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, यानी जब इस्तीफा देकर चले गए थे वॉरेन हेस्टिंग तब ये नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट हमारा आता है लॉर्ड कर्नवालिस। लॉर्ड कर्नवालिस का कार्यकाल जो है ना 1786 से 1793 और फिर 1805 में आए थे। दो कार्यकाल इसका था। सबसे पहला कार्यकाल 1786 से लेकर 1793 लॉर्ड कर्नवालिस और 1805 में आया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका कार्य क्या है। तो इस समय जिले के समस्त अधिकारी कलेक्टर के हाथों में था। जब ये लॉर्ड कर्नवालिस आया था तो जितना भी जिले का समस्त अधिकारी कलेक्टर के हाथों में होता था, जितना भी काम होता था सब किसके कार्य में होता था? सब कलेक्टर के हाथों में दिया गया था। इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर दिया। जो वॉरेन हेस्टिंग के समय में फौजदारी अदालतों का समाप्त कर दिया और स्थान पर भ्रमण करने वाली अदालतें जो 3 में बंगाल और एक जो था बिहार में किया था। यानी क्या था? जो पहले फौजदारी और दीवानी अदालतें थी उस पर हटा दिया उसको। उसके जगह पर क्या किया? एक ब्राह्मण यानी भ्रमणशील, जहाँ जा कोर्ट एक जगह स्थित नहीं था, वो हर जगह जाकर क्या करते थे? वो फैसला करते थे। तो वही मतलब क्या हुआ? कंपनी भ्रमण करने वाली अदालतें का जो 3 गो बंगाल में था, 3 गो बंगाल में था और एक क्या था? बिहार में था। ठीक है, कर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कर्नवालिस कोर्ट की स्थापना की। कर्नवालिस कोर्ट का स्थापना कब हुआ? 1793 ईस्वी में हुआ था। कर्नवालिस कोर्ट का मेन मकसद जो करवाने का था क्या था? शक्तियों को पृथककरण के सिद्धांत पे था। शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत पर था। कर्नवालिस कोर्ट का हुआ 1793 में जो था वो शक्तियों के पृथकीकरण के सिद्धांत पर आधारित थी। 1793 में एक विनियम द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। यानी 1793 में एक नियम आया जो जिला कलेक्टर था उसका न्यायिक शक्ति के से वंचित कर न्याय देने का शक्ति को उसे वंचित कर दिया था और उसे केवल जो है संग्राहक अभिकर्ता के रूप में बनाया गया था। ठीक है, पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकारी प्राप्त जिम्मेदारों को अधिकार से वंचित कर दिया। पुलिस कर्मचारियों का जो वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस का अधिकार जो है समाप्त कर दिया था। पुलिस का अधिकार को प्राप्त जिम्मेदार को खत्म कर दिया था। ठीक है, कंपनी के कर्मचारियों को व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा। यानी कंपनी के जो अधिकारी था, जितने भी कर्मचारी, कंपनी का कर्मचारी था, व्यक्तिगत व्यापार किसी से आप नहीं ले सकते। यानी व्यक्तिगत व्यापार लेने पर क्या कर दिया था? तो प्रतिबंध कर दिया था। जिले में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया गया था। यानी पुलिस जिला में एक पुलिस थाना बनाया था और उसकी स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया गया था। यानी पुलिस हर एक जिला में पुलिस थाना किसने खुलवाया था? तो ये हमारे लॉर्ड कर्नवालिस ने करवाया था और उसका दरोगा को उसका इंचार्ज बनाया गया था। दूसरा बोलेगा कि व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो ये हमारा हो जाएगा लॉर्ड कर्नवालिस। ठीक है, भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमींदार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ और सदर अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं था दिया जाता था। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की गई थी। कब? 1793 में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति कब लागू की गई थी? तो हमारे 1793 में। किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड कर्नवालिस के कार्यकाल में। जमींदारों को अब भूराजस्व का लगभग 90% कंपनी को देना था। लगभग 10/11 भाग जो है पा सका था। यानी जमींदार भू राजस्व कितना था? बहुत खतरनाक था। 90% कंपनी को देना था और उसमें से जो 10% 10/11 भाग जो बटा है वो अपने पास रखना होता था। अस्थायी
अस्थाई बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। अस्थाई बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी? जॉन शोर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं एक मद्रास की उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र है। जमींदार जो था भू राजस्व को तय करता था कि भू कितना राजस्व होगा, स्वतंत्र। इसमें नियत तिथि पर राजस्व की भुगतान नहीं करने पर जमींदार को उसकी जिम्मेदारी से हटा दिया जाता था। यानी अगर बोलेगा अस्थाई बंदोबस्त को किसने तैयार किया था, तो जॉन शोर ने किया था। और अस्थाई बंदोबस्त में कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मद्रास के उड़ीसा, बनारस और मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। जमींदारी भू राजस्व की दर तय करता था। जमींदार जो होता था वो भू राजस्व का दर तय करता था और इस नियत तिथि से राजस्व अगर नहीं दिया जाता था तो उसको पद से हटा दिया जाता था। भू राजस्व वसूलने के अन्य दो व्यवस्थाएं थी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। यानी रैयतवाड़ी भी और महलवाड़ी दोनों क्या था? एक भू राजस्व को वसूलने की एक पद्धति थी। बात करेंगे हम रैयतवाड़ी की, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों के साथ साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते के रैयतवाड़ी कहा गया था। यानी किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से, यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों के साथ व्यक्ति रूप से किए गए लगानों के समझौते को रैयतवाड़ी कहा गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत में 51% भूमि पर लगाई गई। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था बारामल जिले में पहली बार कर्नल रीड के द्वारा लागू किया गया था। यानी पूछेगा कि रैयतवाड़ी में किसान जो था व्यक्तिगत रूप से लगान समझौते का रैयतवाड़ी कहा गया था। यानी किसान उसमें समझौता किया था। उसमें पहले अस्थाई बंदोबस्त में क्या था? जमींदार लोग था, जमींदार देते लगान तय करता था, लेकिन इसमें किसान करता था। ठीक है, 51% भूमि पर किया गया था। 1792 में सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो बारामाल जिले में पहली बार लागू की गई थी कर्नल रीड के द्वारा। फिर 1820 ईस्वी में यह व्यवस्था मद्रास में लागू कर दी गई और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो ने मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया था। मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया था। 1825 में वह व्यवस्था बम्बई और लागू कर दी गई। 1825 में यह व्यवस्था कहाँ लागू कर दी गई? तो बम्बई में लागू कर दी गई। 1825 तक व्यवस्था संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्र में लागू कर दी गई थी। ठीक है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से होता था काम और 51% भूमि पर हुई थी। 1792 में रैयतवाड़ी सबसे पहले कहाँ लगा? तो बारामाल जिले में लगी थी, कर्नल रीड द्वारा लागू की गई थी। 1720 में यह मद्रास में भी लागू हो गया। 1825 में यह बम्बई में लागू कर दिया गया और 1858 तक यह सुचारू रूप से पूरे दक्कन क्षेत्र में लागू कर दिया गया था। ठीक है, रैयतवाड़ी में होता क्या था? रैयतवाड़ी में क्या था? सरकार के बीच में, सरकार और किसान के बीच में कोई बिचौलिया वर्ग नहीं होता था। भूमि का स्वामित्व किसान होता था। यानी भूमि का जो स्वामित्व होता था वो किसान होता था। यानी भूमि पर जो खेती करता था वो किसान ही करता था रैयतवाड़ी में। ठीक है, भूमि का क्रय विक्रय कर सकता था। यानी जो किसान था भूमि का क्रय विक्रय कर सकता था एवं गिरवी भी रख सकता था। ठीक है, लेकिन वसूल अगर किसी को राजस्व ना देना होता था तो हमारा किसान जिम्मेदार उसमें होता था। लगान की अदायगी ना होने पर भूमि जब्त किया जाता। अगर लगान अदा न किया जाता था तो क्या? तो भूमि को जब्त किया जाता। हर 30 वर्षों के बाद लगान अदायगी की प्रत्येक 30 वर्ष बाद उसको पुनर्समीक्षा की जाती थी। ठीक है, यानी 30 वर्ष तक कोई समीक्षा नहीं की जाती थी। समीक्षा करने के बाद 30 साल के बाद फिर से समीक्षा ऊपर की जाती थी। ठीक है, राजस्व के रूप में किसानों को उपज का भाग देना होता था, जिसे धन को रूप में देना होता था। और महलवाड़ी व्यवस्था, महल शब्द की तात्पर्य है जागीर अथवा गांव और इससे पड़ती हुई सरकार। यानी फिर क्या होता था? जब अस्थाई बंदोबस्त लागू हुई, समझिए इसको, अस्थाई बंदोबस्त लागू हुई तो उसमें कौन था? जिम्मेदार होता था। भू लगान अगर नहीं देता था तो उसमें जमींदार को डांट पड़ती थी। लेकिन जब रैयतवाड़ी आया तो रैयतवाड़ी में किसान अगर भू राजस्व नहीं देता था तो उसको ज़मीन को जब्त किया जाता था। यानी सीधे सीधे किसान उससे जुड़ा हुआ था। अगर महलवाड़ी पूछ लेगा तो महलवाड़ी में जो था उसको पूरा गांव था। यानी पूरे गांव को उसका जिम्मेदार होता था कौन लगान को वसूल करेगा। ठीक है, हाँ, महलवाड़ी में क्या था कि कृषकों को सीधा संपर्क नहीं होता था, बल्कि पूरा गांव ही जागीर का मुखिया व लामदार को राजस्व वसूली के आधार बनाया गया था। 1822 ईस्वी में यह व्यवस्था प्रारंभ की गई। यह व्यवस्था गंगा के घाटी, आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत, कुछ भाग तथा तत्कालीन संपूर्ण प्रचार में लागू की गई थी। व्यवस्था से पहली बार लगान तय करने का मानचित्र तथा पंजियों प्रयोग किया गया था।
जन्मदाता लॉर्ड मैकेंजी थे। यानी अगर पूछेगा कि महालवाड़ी व्यवस्था का सूत्रकार कौन है, तो हॉल्ट मैकेंजी हुए थे। 1833 ईस्वी में मार्टिन वर्ड और तथा जेम्स भी किया था। ठीक है, टॉनसन मतलब बंदोबस्त में ये हमारा महलवाड़ी बंदोबस्त अस्थायी बंदोबस्त में सबसे उच्च रूप में मानाई सामने आई थी। प्रारंभ में इस अवस्था में लगान उत्पादन का 2/3 भाग वसूला जाता था, जो इसे घटाकर करीब 50% कर दिया गया था। ठीक है, भू राजस्व अदा करने की विधियाँ। देखिए, अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन सा कहाँ पे यूज किया जाता था। अब इसको पूरा एकदम खाका है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्षेत्रफल कहाँ लगाया जाता था, किस प्रदेश में और कौन जमींदारी में। तो जमींदारी की हम बात करेंगे। जमींदारी प्रथा किसने लागू किया था, तो हमारा लॉर्ड कर्नवालिस और जॉन सोर ने किया था। 19% भूभाग पे लगाया जाता था और इसका जिम्मेदार कौन होता था, तो ये जमींदार होता था। मतलब समझ रहे क्या कहने का मतलब, कि जमींदारी व्यवस्था थी किसने लागू किया था, तो लॉर्ड कर्नवालिस ने किया था और जॉन सोर ने किया था। कितने भूभाग पे लगाया जाता था, तो 19% भूभाग पर था। जिम्मेदार कौन होता था, अगर राजस्व वसूल नहीं किया जाता तो वो हमारा वो जमींदार पूरा गांव का होता था। रैयतवाड़ी किसने स्थापना की, तो रीड और टॉमस मुरो द्वारा, कर्नल रीड और टॉमस मुरो द्वारा रैयतवाड़ी स्थापना की गई थी और ये 51% भूमि पर लागू किए गए थे। इसमें जिम्मेदार कौन होता था, इसमें जिम्मेदार किसान होता था। समझिए इस बात को कि रैयतवाड़ी में पूछेगा कि सबसे बड़ा भू राजस्व वसूलने वाला किस बंदोबस्त पे लगाया था, तो वो हमारा रैयतवाड़ी। ठीक है, तीसरा आता है महालवाड़ी में किसने किया था, तो महालवाड़ी को जो हमारा हॉल्ट मैकेंजी द्वारा किया गया था। 30% भूभाग पे लगाया गया था और मुखिया या पूरा गांव ही जो होता था इसका जिम्मेदार होता था। ठीक है, यानी आपसे एक बार फिर से बढ़िया से समझ लीजिए इसको कि जमींदारी व्यवस्था में जिम्मेदार होता था, रैयतवाड़ी में किसान और महालवाड़ी में पूरा गाँव। 19% में होता था जमींदारी में, 51% होता था हमारा रैयतवाड़ी में और 30% होता था हमारा महालवाड़ी में। इसके जमींदारी व्यवस्था, इसको हम अस्थायी बंदोबस्त के नाम, जमींदारी को ही हम लोग अस्थायी बंदोबस्त बोलते हैं। तो कौन था, लॉर्ड कर्नवालिस और जॉन सोर था। रैयतवाड़ी में कौन था, तो हमारा कर्नल रीड और टॉमस मुनरो था। महालवाड़ी में किसने था, तो महालवाड़ी हमारा हॉल्ट मैकेंजी था। ठीक है, कर्नवालिस को भारत का नागरिक सेवा का जनक माना था। नागरिक सेवा का जनक किससे माना था, भारत में नागरिक सेवा का जनक किससे माना था, कर्नवालिस को जाना जाता है। ठीक है, अब कर्नवालिस के बाद आता है हमारा सर जॉन सोर आता। कौन आता है, सर जॉन सोर आता। 1793 से लेकर 1798 तक इसने हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी, तो हमारा सर जॉन सोर ने आया था। इसका कार्यकाल 1795 द्वारा फिर हुआ था। इसे बंगाल के नियम 21 के तहत नवजात कन्याओं की हत्या की जाने की बाकी हत्याओं के सामने ही अपराध माने। जो पहले क्या होता था कि नवजात कन्या का हत्या कर दिया जाता था, तो अधिनियम 21 के तहत जो हत्या की जाती थी उसको जो नॉर्मल कानून होता था उस पर अपराध घोषित कर दिया। किसने किया, तो हमारा सर जॉन सोर द्वारा किया गया था। उसके बाद हमारा आते हैं लॉर्ड विलेजली। अस्थायी बंदोबस्त हमारा हो गया कौन, हस्तक्षेप की नीति कौन हो गया, तो हमारा ये सर जॉन सोर के थे। और नवजात कन्याओं की हत्या पर रोक किसने लगाया था, तो हमारा ये सर जॉन सोर थे। तीसरा आता, फिर अगला आता है हमारा लॉर्ड विलेजली 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक रहे थे। सबसे पहले इसका काम ये होता है कि सहायक संधि की पत्ति शुरू की। यानी सहायक संधि की पत्ति कौन थी, तो लॉर्ड विलेजली द्वारा किया गया था। भारत में सहायक संधि का प्रयोग विलेजली से पूर्व में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। यानी अगर पूछ ले आपसे कि सहायक संधि की पत्ति शुरू अंग्रेजों से पहले किसने किया था, तो हमारा वो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले द्वारा किया गया था। लेकिन भारत में सहायक संधि का प्रयोग जो है अभी किसने किया था, पत्ति शुरू किया था, तो हमारा लॉर्ड विलेजली द्वारा किया। सहायक संधि करने वाला राज्य सबसे पहला कौन था, तो हैदराबाद 1798 ईस्वी में, मैसूर 1799 ईस्वी में, तंजौर हमारा हो गया तंजौर अक्टूबर 1799 में और अवध 1801 में, पेशवा दिसंबर 1802 में, बरार एवं भोसले जो था 1803 में, सिंधिया 1804 में एवं अन्य सहायक संधि करने वाले राज्यों में जोधपुर था, जयपुर था, मछली था, बूंदी था और भरतपुर। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि सहायक संधि राज्य को स्थापित करने वाला पहला कौन था, तो हैदराबाद 1798।
क्या हुआ? सहायक संधि को न अपनाने वाला कौन था? तो होल्कर था। इंदौर का जो होल्कर था सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। अगर आपसे पहले पूछ देगा कि सहायक संधि को अपनाने वाला पहला राज्य कौन था, तो हैदराबाद था। और वो कौन सा राज्य जो है जो सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था, तो हमारा इंदौर का होल्कर हो जाएगा। टीपू सुल्तान की अंगल मैसूर युद्ध 1799 जो हुआ था, चतुर्थ अंगल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1799 में, उसका जो था उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो हमारा ये थे लॉर्ड वेलेस्ली थे। ठीक है। इसके शासन काल में 1804 ईस्वी में नियम 3 के अंतर्गत शिशुवध की हत्या की तरह शिशुवध को बाकी हत्याओं की तरह इसे मानते हुए प्रावधान कर दिया। यानी जो हुआ था शिशुवध पर रोक किसने लगाया था? तो ये हमारा हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1804 में। शिशुवध पर कब लगाया गया था? तो 1804 में लगाया गया था। 1800 ईस्वी में कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती के लिए की गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना जो है किसने करवाया था? तो हमारा ये किए थे कौन? लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा किया। किसके लिए? तो नागरिक सेवा में जो भर्ती के लिए जो प्रशिक्षित किया था, ट्रेनिंग देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में की गई थी, जो 1854 तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा था। कब? 1854 तक। 1806 ईस्वी भारत में भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हेलबरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया था। कब? 1806 में। पहले क्या होता था? फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में था, वहीं प्रशिक्षित किया जाता, लेकिन हेलबरी में ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया, जहाँ नवयुक्त प्रशासक अधिकारियों को वर्ष का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई थी। यानी पहले फोर्ट विलियम कॉलेज में, उसके बाद हेलबरी एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया था 1806 में। और 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की कौन? लॉर्ड वेलेस्ली में हुआ था। कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने खुद को स्वयं को बंगाल का सिर कहा था? तो हमारा कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1805 ईस्वी में दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ था, शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा आता है सर जॉर्ज वार्लो आता है। कब? 1805 से लेकर 1807 तक आते हैं। तो 1806 ईस्वी में बिल्लौर में हुई सिपाही विद्रोह कब हुई? तो 1806 में बिल्लौर की सिपाही विद्रोह 1806 में हुई थी। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो हमारा सर जॉर्ज वार्लो थे। फिर उसके बाद आता है लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807। लॉर्ड मिंटो प्रथम आता है 1807 से लेकर 1813 ईस्वी तक। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से लेकर 1813 तक। लॉर्ड मिंटो प्रथम काल में ही रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को किसकी? अमृतसर की संधि हुई थी। अमृतसर की संधि कब हुई? तो 25 अप्रैल 1809 ईस्वी की हुई थी, जिसमें चार्ल्स मेटकॉफ और रणजीत सिंह थे। लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल जो है 1807 से लेकर 1813 तक, यानी 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में हुआ था। किसकी? अमृतसर की संधि हुई थी। समय चार्टर एक्ट 1813 किस में आया था? चार्टर एक्ट 1813 जो आया था हमारा लॉर्ड मिंटो प्रथम के कार्यकाल में ही आया था। ठीक है। नेक्स्ट आता है लॉर्ड हेस्टिंग। ये लॉर्ड हेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। लॉर्ड हेस्टिंग और वॉरेन हेस्टिंग दोनों अलग अलग चीज़ हैं। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से लेकर 1823 तक रहे थे। इसके समय में अंगल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी में होता है। अंगल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से लेकर 1816 तक हुआ था। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा था तथा मार्च 1816 में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच संगोली की संधि हुई। संगोली की संधि कब हुई? तो मार्च 1816 में। किसके गोरखा और अंग्रेज के बीच में होता, और अंगल नेपाल युद्ध समाप्त हुआ। इसके समय पिंडारियों का दमन जो हुआ था किसके समय हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग में। पिंडारियों का दमन जो हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था। पिंडारियों के प्रमुख नेता कौन थे? वासिल मोहम्मद थे, चीतू एवं करीम खान थे, वासिल मोहम्मद और चीतू थे। और इसी के कार्यकाल में भी जो मराठा शासन पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इसी के साथ मराठों का शक्ति का अंतिम रूप से नष्ट किसने किया था? तो हमारा किसके कारण में? लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में। इसने प्रेस पर जो लग गया था प्रतिबंध को समाप्त कर दिया था। प्रेस के मार्गदर्शन के नियम के लिए इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, प्रेस पर लगने वाला प्रतिबंध समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए।
ठीक है, यानी प्रेस पर जो पहले लगा हुआ था प्रतिबंध उसको हटा दिया और उस पर कोई नियम बनाया, ठीक है। फिर इसी के समय 1882 ईस्वी में 1882 ईस्वी में टेनेसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। कब? 1822 में। 1822 टेनेसी एक्ट कब लागू किया गया? तो 1822 में। या काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1822 में हुआ था। उसके बाद आता है लॉर्ड एम्हर्स्टम। इसका बारे आता है लॉर्ड एम्हर्स्टम का 1823 से लेकर 1828 तक। इसी के समय प्रथम अंगल बर्मा युद्ध हुआ था। प्रथम अंगल बर्मा युद्ध कब हुआ है? तो 1824 से 1826 में होता है। अंगल बर्मा युद्ध हुआ 1824 से लेकर 1826 में, लॉर्ड एम्हर्स्टम के कारण हुआ था। 1826 में बर्मा अंग्रेजों के बीच यानडूब की संधि हुई थी। यानी यानडूब की संधि कब हुई थी? 1826 में भी। अंगल बर्मा युद्ध जो हुआ था 1824 से लेकर 1826 में हुआ था और 1826 में अंग्रेज और बर्मा के बीच में यानडूब की संधि हुई थी। 1824 में बैरकपुर में सैन्य विद्रोह इसी के समय हुआ था। 1824 ईस्वी में बैरकपुर में जो हुआ था विद्रोह हुआ था, किस कार्य में हुआ था? तो इसी कार्यकाल में हुआ था। बैरकपुर का सैन्य विद्रोह कब हुआ था? 1824 ईस्वी में हुआ था। कौन थे? लॉर्ड एम्हर्स्टम थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक थे। सबसे पहले जो है 1803 ईस्वी में 1803 ईस्वी में यह मद्रास का गवर्नर था। इसके समय 1806 ईस्वी में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में बलिया न पहने देने पर बिल्लौर का सैनिक विद्रोह हुआ था। यानी बिल्लौर का सैनिक विद्रोह जो हुआ था 1806 ईस्वी में हुआ था। क्यों हुआ था? जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में बाली न पहने देता और कान में बाली ना पहने देने कारण और अपना जाति का चिन्ह ना लगाने के कारण जो हुआ था 1803 ईस्वी में मद्रास के गवर्नर था। इस समय जब बिल्लौर विद्रोह हुआ था तो उस समय बिल्लौर का कौन था? मद्रास का गवर्नर था। 1833 का चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आपसे ये भी पूछेगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। पूछेगा कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा। पूछेगा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर कौन था? तो हमारा वॉरेन हेस्टिंग हो जाएगा। अब पूछेगा कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था। और उसके बाद फिर पूछेगा कि उसके बाद ये पूछेगा हमारा आके कि ये बताइए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो हमारा क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। अब अगर पूछ लेगा भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये हमारा हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। इस प्रकार गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ पहला वाला, ठीक। नोट, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, देखिए अभी आपको बताया ना कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? तो हमारे ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे, ठीक। इसको समझ लीजिए। राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त किया। सती प्रथा को समाप्त किसने किया? तो हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही किया था। इसके खिलाफ 1829 ईस्वी में धारा 17 द्वारा विधवाओं को सती होने का अवैध घोषित कर दिया। जो पहले सती होता था, जिसका मर्द मर जाता था, जिसका मर्दाना मर जाता था, तो वो भी साथ साथ चिता पर जाकर अपनी आहुति देना जान दे देती थी। तो इसको खत्म कर दिया। कब किया था? तो हमारा 1829 में किया था। कौन सा धारा से किया था? तो 1800 धारा 17 के साथ में, ठीक है। अकबर और मराठाओं के पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। यानी अकबर और मराठा पेशवा जो था वो भी सती प्रथा पर रोक लगाने का कोशिश किया था। फिर बेंटिक ने क्या किया? अगला उसका काम क्या है कि बेंटिक ने कर्नल सीलीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया था। ठगी प्रथा को समाप्त किसने किया? तो हमारा बेंटिक द्वारा किया गया था। ठग जो था देवी काली की पूजा करते थे। ठगी प्रथा का रोज 1830 में, सती प्रथा 1829 में हुआ था और ठगी प्रथा जो था 1830 में कर्नल सीलीमैन की सहायता से किया था। जो ठग जो था वो क्या? काली पूजा करते थे। सन 1835 ईस्वी में बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। यानी सन 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। इसी समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम बनाया गया और मैकाले की अध्यक्षता वाले लॉ कमीशन यानी विधि आयोग ने कानून को कोडीकरण का प्रकाश किया। यानी मैकाले की अध्यक्षता वाला लॉ कमीशन ने विधि आयोग ने कानून को कोडीकरण करने का प्रयास किया गया। भारतीय शिक्षा पर मैकाले का कार्यवृत्त 1835 ईस्वी में भारत में पश्च शिक्षा का प्रारंभ माना जाता है। यानी मैकाले का जो है कार्यवृत्त जो था,
तो 1835 ईस्वी वाला वो भारत में पश्चिमी शिक्षा का प्रारंभ करने माना जाता है। ठीक है। बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग के एक मध्य कचूर की हड़प लिया था। मध्य कचर को हड़प लिया था 1831 में मैसूर को, 1834 में कुर्ग को अपने मध्य जो है वो क्या किया था, अपने राज्य में मिला लिया था। इसने भारतीयों को उत्तरदायी पड़े नियुक्त किए। इसने भारतीयों को उत्तरदायी पड़ों पर नियुक्त किया। इसके समय भारतीय को प्रदान किया गया उच्चतम पद सदर अमीन था, यानी सबसे ज़्यादा उच्च पद कौन दिए थे, तो सदर अमीर सबसे बड़ा था। 700 रुपये प्रति माह तनख्वाह मिलती थी। इसके समय कंपनी 1833 चार्टर एक्ट द्वारा यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति और रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी में सेवा का प्रवेश नहीं रोका जाएगा। ठीक है। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा यह निश्चित किया गया था कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के अधिकार पर किसी व्यक्ति को सेवा में प्रवेश करना नहीं रोका जाएगा। शिशु बालिका प्रतिबंध किसे, शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया था। किस पर, शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगाएगा। इसके बाद आता है चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ का कार्यकाल जो हमारा है वो हमारा है चार्ल्स मेटकॉफ 1835 से लेकर 1836 तक रहा था। ठीक है। इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर नियंत्रण हटाया था, यानी प्रेस पर जो पहले नियंत्रण लगा हुआ था उसको हटा दिया। इसलिए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में जाना था। प्रेस पर प्रतिबंध हटाने के कारण इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगर पूछेगा कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है तो हमारा चार्ल्स मेटकॉफ कहा जाता है। ठीक है। अब उसके बाद आता है आगे हमारा लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड जो था 1836 से लेकर 1842 तक थे। इसके समय सबसे महत्वपूर्ण घटना था प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 ईस्वी में। 1839 ईस्वी में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया था। कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड है, इसका मरम्मत किसने करवाया था, तो हमारा लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा किया गया था। और प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 में इसका कार्यकाल लॉर्ड ऑकलैंड का 1836 से लेकर 1842 तक इसका कार्यकाल है। और कलकत्ता से दिल्ली के बीच में जो ग्रैंड ट्रंक रोड है उसका निर्माण करवाया था। इसी के समय भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरों की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति मिली गई। यानी पहले लोग जिसको विदेश जाना है डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए तो उसको जो है इसी के कार्यकाल में जो है उसको अनुमति मिली गई थी। नेक्स्ट आता है हमारा लॉर्ड एलनब्रो। कौन आता है, अगला आता है लॉर्ड एलनब्रो 1842 से लेकर 1844 तक। दास प्रथा का उन्मूलन जो है किसके समय हुआ था, लॉर्ड एलनब्रो के समय हुआ था। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा इसमें स्वामित्रियों को अपने दासों पर दवा करने के लिए रोका गया था। दास प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा, तो लॉर्ड एलनब्रो द्वारा किया गया था। प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ किसमें, तो हमारा लॉर्ड एलनब्रो के समय हुआ था। 1843 ईस्वी में सिंध को जो है पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। और 1833 में सिंध को मिला लिया गया था। और उसके बाद सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन है कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। क्या था, सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन है कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। यानी सिंध को अगस्त 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। सिंध विजय का मेन वास्तुकार कौन था, तो नेपियर था। नेपियर ने कहा था वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। न्यायालय जाने से वंचित किया गया था, न्यायालय में आप नहीं जा सकते। इसको कौन वंचित किया गया था, तो हमारा ये लॉर्ड एलनब्रो द्वारा। रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब हुई, रविवार की छुट्टी की शुरुआत होती है कब, 1843 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी, तो लॉर्ड एलनब्रो द्वारा किया था। किसके द्वारा, लॉर्ड एलनब्रो द्वारा। यानी रविवार की छुट्टी होता है हम लोग का, किसके कार्यकाल में हुआ था, तो लॉर्ड एलनब्रो के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से लेकर 1848 तक। इसके काल में सबसे महत्वपूर्ण घटना थी कि प्रथम अंग्ल सिख युद्ध हुआ था। प्रथम अंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेज विजय हुआ था। इसने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था, तो हमें लॉर्ड हार्डिंग द्वारा लगाया गया था। यानी प्रथम अंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 और नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध जो लगाया था वो हमारा लॉर्ड हार्डिंग था। इसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट कार्यकाल जो आता है हमारा लॉर्ड डलहौजी का आता है। लॉर्ड डलहौजी बहुत इंपॉर्टेंट, किसका आता है, लॉर्ड डलहौजी का आता है। सबसे पहले बात करेंगे द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था। द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था किसके कार्यकाल में हुआ है, तो हमारा लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ। द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध कब हुआ, तो 1848 से लेकर 1839 तक हुआ। पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय 29 मार्च 1849 को हुआ। यानी पूरी तरह से पंजाब जो है ब्रिटिश में शामिल कब हुआ, तो 29 मार्च 1849 को। और उसके बाद जन प्रसिद्ध सिख
राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। ठीक है। द्वितीय अंगर सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए थे। प्रथम रामनगर का युद्ध कब हुआ था? 16 नवंबर 1848 को आनंदित हुआ था। दूसरा तो हुआ था पहला रामनगर का हुआ था, दूसरा जो हुआ था चिरैयावाला का हुआ था। चिरैयावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को हुआ था और युद्ध गुजरात के चिनाब नदी के किनारे लगा था और स्थान पर हुआ था। 12 मार्च 1849 को हुआ, जिसमें सिख बुरी तरह से पराजित हुए थे। यानी 3 युद्ध हुआ था। पहला जो हुआ था रामनगर का युद्ध 16 नवंबर 1848 को, चिरैयावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को। तीसरा जो हुआ था युद्ध गुजरात के नामक स्थान पर, गुजरात चिनाब नदी किनारे हुआ था। कब? 12 मार्च 1849 को हुआ था और सिख बुरी तरह से पराजित हुआ और इसी में 29 मार्च 1849 को पूरी तरह से ब्रिटिश 1849 को 29 मार्च 1849 को पूरी तरह से पंजाब राज्य तो ब्रिटिश के शासनकाल में आ गए। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, उसके बाद आता है हमारा द्वितीय अंगल बर्मा युद्ध। द्वितीय अंगल बर्मा युद्ध 1852 ईस्वी में लोअर वर्मा और पिगू के अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। लोअर वर्मा को और पिगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। डलहौजी के सिक्किम पर 2 अंग्रेजी डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर उसे 1850 ईस्वी में उसके पद से हटा दिया था। 1852 में उसने एक इनाम कमीशन की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य भू भरका रहित जागीरों को पता करा उन्हें छीनना था। ठीक है। 1852 में इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? तो हमारा ये लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था इनाम कमीशन का? जिसमें भू राजस्व जो जिस खेती में यानी जिस जमीन पर जिस भूमि में भू राजस्व नहीं दिया जाता था उस जागीर को छीनना था। ये हमारा इनाम कमीशन का मेन मकसद था। डलहौजी के शासनकाल में ही व्यापकता का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण अधिक याद किया जाता है। यानी व्यापकता का सिद्धांत और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है डलहौजी के कार्यकाल का एक सबसे खतरनाक चीज़ है जो हमेशा याद किया जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य सर्वप्रथम 1848 में किया गया था। जयपुर और बुंदेलखंड और उड़ीसा 1849 में। जयपुर और संभलपुर 1849 में। बघात 1850, बघात कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। और 1853 ईस्वी में नागपुर, 1854 ईस्वी में और 1886 में अवध को मिला लिया गया था। उसमें अवध का नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह था। 1856 ईस्वी में अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे। 1856 में अवध को किया था। इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये पूछता है कि अवध को कब मिलाया गया था डलहौजी के शासनकाल में? तो 1856 में। उस समय कौन थे? तो वाजिद अली शाह थे। 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक शहादत खां था। 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक कौन था? शहादत खां था। 1856 ईस्वी में इसने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित कर दिया था और सेना मुख्यालय को शिमला में शामिल कर दिया था 1856 ईस्वी में। ठीक है। 1856 ईस्वी में इसने तोपखाने को मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित कर दिया था और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित कर दिया था। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच लाया गया। इसके अनुसार जिले के एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल के प्रमुख नागरिक सरकारी कॉलेज तथा लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 ईस्वी में 3 प्रेसिडेंशियल कॉलेज मद्रास, बम्बई और इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। प्रत्येक के लिए शिक्षा का निदेशक नियुक्त किया गया था। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक किसको बनाया था? तो डलहौजी को बनाया था। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई से यात्रा के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई थी, बम्बई से थाने के बीच में। सन 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट लागू हुआ था। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित कब हुआ था? सन 1854 में। नया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 और पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। कब? 1854 में। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी। 1854 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की थी। यानी एक स्वतंत्र लोक सेवा विभाग और सार्वजनिक निर्माण का विभाग भी किसने करवाया था? तो ये हमारा लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। इसी के समय 1853 ईस्वी में कलकत्ता में एवं आगरा के बीच पहले बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की थी। बिजली से संचालित तार सेवा भी शुरुआत की गई थी। कब? तो हमारा 1853 में कलकत्ता एवं आगरा के बीच में पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की गई थी। इसने शिमला को अपना ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया था? शिमला को बनाया था। 1853 में चार्टर एक्ट जो किसके द्वारा आया था? तो हमारे उस समय कौन थे? तो हमारे
कौन थे? हमारा लॉर्ड डलहौजी थे। कंपनी के प्रशासन अधिकारियों की नियुक्ति के अधिकार वापस ले लेता। 1853 ईस्वी में सही अधिकारी का नियुक्त किया गया। प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई और 18 से 23 वर्ष की रखी गई थी। यानी प्रतियोगी परीक्षा के लिए 18 से 23 वर्ष रखी गई थी। नोट, सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। 1922 ईस्वी में इलाहाबाद, भारत एवं लंदन दोनों स्थानों पर 7 साल सिविल सेवा परीक्षा शुरू हो गई थी। यानी 1922 में पहले कहाँ होता था? 1922 से पहले होता लंदन में होती थी, लेकिन 1922 से इलाहाबाद और लंदन दोनों स्थानों पर एक साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाता था। डलहौजी ने नरबलि प्रथा रोकने का प्रयास किया था। नरबलि प्रथा रोकने का प्रयास किसने किया था? तो डलहौजी ने भी किया था। डलहौजी के बाद हमारा आता है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल जो हमारा है वो हमारा है 1856 से लेकर 1862 तक। भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो हमारा कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अब ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो हमारा लॉर्ड कैनिंग था। अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। इसके समय सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या था कि 1857 की ऐतिहासिक विद्रोह हुआ था। 1857 की क्रांति जो लॉर्ड कैनिंग के समय ही हुआ था। इसके बाद प्रशासनिक सुधार अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों में चला गया था। 1857 क्रांति के बाद जो है पूरी तरह से भारत का प्रशासनिक जो है पूरा कहाँ चला गया था? तो वो अंग्रेजों के पास चला गया था, ब्रिटिश के पास चला गया था। कैनिंग के समय 1861 ईस्वी में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार पुरानी सुप्रीम कोर्ट का सदर अदालतों को समाधान कर दिया गया था। कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। यानी 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम लाया गया था। इसमें कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नोट, 1866 में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें 1875 में इलाहाबाद को स्थानांतरित कर दिया गया था। यानी आगरा में पहले 1866 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसे 1875 में इलाहाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया था। कैनिंग के समय 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पर रूप से लागू हो गया था। जबकि विधवा पुनर्विवाह जो हुआ था किसी कार्यकाल डलहौजी के कार्यकाल में आया था, लेकिन कैनिंग के समय 1856 में पूरी तरह से लागू हो गया था। विधवा पुनर्विवाह नियम 15 के तहत पूरी तरह से बैन कर दिया गया था। ठीक है ना, विधवा जो है अब शादी कर सकती है। भारत में पहला कानून विधवा विवाह कलकत्ता के 7 दिसंबर 1856 को ईश्वरचंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ था। 1856 में पैतृक संपत्ति संबंधित जो कानून बनाया गया था उसके अनुसार यह निश्चित किया गया था कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति को उसका पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाता था। पहले क्या होता था, जो लोग धर्म परिवर्तन कर लेते थे तो उसको जो है किसी तरह का कोई पैतृक संपत्ति नहीं मिलता था। लेकिन 1856 में पैतृक संपत्ति से कोई कानून बनाया गया था जिसमें जो उसको अब संपत्ति दिया जाता था। 1857 में कैनिंग के समय ही महालेखा परीक्षक पत्र का सृजन किया था। पत्र यानी महालेखा परीक्षक पद का सृजन जो हुआ था 1857 में किया गया था कैनिंग के समय। यानी 1857 में कैनिंग के समय ही महालेखा परीक्षक पत्र का सृजन किया गया था, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक महालेखा परीक्षक कराया। स्वतंत्रता के बाद का नियंत्रक महालेखा परीक्षक कराया। नियंत्रक महालेखा परीक्षक कराने लगा। यानी महालेखा परीक्षक था 1857 ईस्वी में, लेकिन बाद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहे जाने लगा। फिर भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी के तहत मुगल सम्राट के पदों को समाप्त कर दिया गया। भारत शासन ने मुगल पदों को समाप्त किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो 1858 भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता 1858 ईस्वी में कानून बन गया। यानी दंड संहिता मैकाले द्वारा जो है प्रारूपित दंड संहिता जो है 1858 ईस्वी में कानून बन गया था तथा 1859 ईस्वी में अपराध विधान संहिता लागू की गई। व्यापक सेंसर डॉक्ट्रिन ऑफ लेस यानी राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया। तो राज्य विलय की नीति कहाँ लाया गया था? तो वो हमारा लाया गया था डलहौजी के कार्यकाल में लाया गया था। ठीक है, जो कि खत्म किसने किया? तो हमारा किया गया लॉर्ड कैनिंग द्वारा किया गया था। फिर 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ, अर्थात पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई थी। पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई थी। तो 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ था, इसमें पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई थी। उसके बाद हमारा आता है 1862 से लेकर 1863 तक लॉर्ड एलिगन आता है। कौन आता है? तो लॉर्ड एलिगन आता है।
ठीक है। ये हमारा इसमें कौन आता है, लॉर्ड एलिगन आता है। इसने वहाबी आंदोलन को दमन किया था, वहाबी आंदोलन को दमन किया था, और 1863 ईस्वी में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट आता है लॉर्ड लॉरेंस। लॉर्ड लॉरेंस आता है, कौन आता है, लॉर्ड लॉरेंस आता है। लॉर्ड लॉरेंस 1865 ईस्वी में भूटान में ब्रिटिश साम्राज्य का आक्रमण किया था। 1865 ईस्वी में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण जो किया था, कब, 1865 में, लॉर्ड लॉरेंस के कार्यकाल में। अफगानिस्तान के संबंध में इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी किसमें, अफगानिस्तान के संबंध में। शानवार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है इसको, किसको, शानवार, जैसे शानवार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। अफगानिस्तान के संबंध में जो हस्तक्षेप नीति थी उसको क्या बोला जाता है, शानवार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। इसी के समय 1866 ईस्वी में, इसी के समय उड़ीसा में सन 1866 ईस्वी में तथा बुंदेलखंड एवं राजपुताना में 1868 से 1869 में भीषण अकाल पड़ा था। क्या, उड़ीसा में 1866 में, बुंदेलखंड एवं राजपुताना में 1868 से लेकर 1869 तक भीषण अकाल पड़ा था। इससे हेनरी कैंपिल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया गया था। किसने, हेनरी कैंपिल के अध्यक्षता में अकाल आयोग का निर्माण किया गया था 1865 में इसे द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ शुरू किया गया। प्रथम समुद्री टेलीग्राफ की पहले 1865 ईस्वी में भारत एवं यूरोपियों के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू किया था। किसने, तो ये हमारा किया था, किसने, लॉर्ड, कौन था, लॉर्ड हमारा है लॉर्ड लॉरेंस द्वारा। लेकिन आपसे पूछेगा कि पहली बार हवाई तार शुरुआत कब की गई, तो हमारा लॉर्ड डलहौजी किया था। आगरा से दिल्ली के बीच में किया था, कलकत्ता से दिल्ली के बीच में, आगरा से कलकत्ता के बीच में किया गया था। ठीक है, वो 1800 किया गया था 1858 में। ठीक है। उसके बाद कार्यकाल आता है लॉर्ड मियो का। लॉर्ड मियो का कार्यकाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। लॉर्ड मियो ने 1872 ईस्वी में मियो कॉलेज की स्थापना की। 1872 में उसने एक कृषि विभाग की भी स्थापना की। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मियो के कार्यकाल में हुआ था। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी, लॉर्ड मियो के कार्यकाल में हुई थी। एक अफगान शेर अली अफरीदी ने 8 फरवरी 1872 को पोर्ट ब्लेयर में चाकू मार के इसकी हत्या कर दी गई थी। किसकी हत्या कर दी गई थी, तो हमारा ये लॉर्ड मियो का 1869 से लेकर 1872 तक। उसके बाद आता है लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक आता है 1872 से लेकर 1876। इसके समय बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। इसने बड़ौदा में महलराव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के रूप में प्रयुक्त कर दिया था। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक ने घोषणा की कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना था, अनावश्यक अधिकारों कार्रवाइयों को बंद करना है। ठीक है। पंजाब के प्रसिद्ध कुक्का आंदोलन जो हुआ था उस समय कौन थे, तो उस समय हमारे कौन थे, हमारा लॉर्ड एलिगन ही थे। इस समय स्वेज नहर खुले जाने का एवं भारत में ब्रिटेन के बीच व्यापार का वृद्धि हुई थी, यानी स्वेज नहर जो खुला था उस समय कौन थे, तो लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक थे। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के कार्यकाल में ही स्वेज नगर खुला था और भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार की वृद्धि हुई थी। लॉर्ड लिट्टन आता 1876 से लेकर 1880, लॉर्ड लिट्टन का आधा कार्यकाल। ठीक है। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार था। यह लॉर्ड लिट्टन था, एक प्रसिद्ध उपन्यासकार था, निबंध लेखक था एवं साहित्यकार था। साहित्यकाश में इसने ओवन मेरिडियन के नाम से जाना जाता था। किसको, तो हमारा ये लॉर्ड लिट्टन को। इस समय बम्बई, मद्रास और हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत में आदि भयानक अकाल पड़ा था। लिट्टन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 में एक अकाल आयोग नियुक्त किया गया था। तो मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि भयानक अकाल पड़ा था। 1857 में सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने के 23 वर्ष की गई, आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई थी। लेकिन 1859 में आयु सीमा 22 वर्ष और 1866 में 21 वर्ष कर दिया गया। यानी 1857 में होता है 23 वर्ष था, 1859 में आयु सीमा 22 कर दी गई, फिर 1866 में इसे घटाकर 21 वर्ष कर दिया था। लिट्टन ने अलीगढ़ के एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की थी। तब के थे, तो लिट्टन ने किए थे। उसके बाद कार्यकाल आता है रिपन का। 1880 से लेकर 1884 तक रिपन का कार्यकाल है। 1880 से लेकर 1884 तक रिपन का कार्यकाल आता है। प्रधानमंत्री ग्लैडिस टन के परामर्श पर रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता बहाल करते हुए सन 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, किसको, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटा दिया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को भी वही सुविधा दी गई जो अन्य समाचार पत्रों को दी जाती थी। यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने हटाया था, लॉर्ड रिपन ने। किसने लगाया था, लॉर्ड लिट्टन ने।
1 जनवरी 1877 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया कैसर हिंद की उपाधि सम्मत की गई थी और दिल्ली दरबार आयोजन किया गया था। कब? 1 जनवरी 1877 को। दिल्ली दरबार के आयोजन कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इसने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 19 वर्ष से घटाकर कब कर दिया था? 21 वर्ष कर दिया था। यानी पहले कितना था? 21 वर्ष था, अब 21 से फिर कितना कर दिया? तो 19 कर दिया था। किसने? ये हमारा हो गया लॉर्ड रिपन द्वारा। ठीक है। इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 18 मई 1882 की थी। स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाया, जिसके आधार पर विभिन्न प्रांतों में 1833 से लेकर 1855 मध्य स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाया गया था। यानी 18 मई 1882 को स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून किसने बनाया था? लॉर्ड रिपन द्वारा बनाया गया था। स्थानीय स्वशासन का जनक भी माना जाता है। इसके समय भारत में सन 1881 ईस्वी में सन 81 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई थी। लॉर्ड बियो कार्यकाल में 1872 में करवाया गया था अंग्रेजों द्वारा, जो लगातार नहीं था, लेकिन 1881 में नियमित जनगणना स्टार्ट हो गई, जो प्रत्येक 10 वर्ष पे कराई जाती थी। 1881 की जनगणना में हैदराबाद और राजपूताना लोग शामिल नहीं थे। हैदराबाद में और राजपूताना जो थे वो शामिल नहीं हुए थे। भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई, परंतु इससे भारत में संपूर्ण भागों पर प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। लगभग 20% भारत में भाग इसमें छूट गया था। 1872 में जो हुआ था 20% भाग जो था वो छूट गया था। रिपन के द्वारा ही 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था। इसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों को 9 घंटे से अधिक कार्य करने के लिए जाना प्रतिबंध कर दिया था। यह एक्ट चाय, कॉफ़ी और नीली खेती पर भी लागू नहीं होती थी। 3 फरवरी 1882 में रिपन के समय शैक्षणिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया, भारत में प्रथम शिक्षा आयोग था। 3 फरवरी 1882 में रिपन के समय शैक्षणिक सुधारों में अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित की गई, जिसको भारत का प्रथम शिक्षा आयोग था। इसे व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया, व्यावसायिक शिक्षा पर इसने बल दिया था। 3 फरवरी 1882 में विलियम हंटर की अध्यक्षता में, ठीक है, एक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी। पहला भारत का प्रथम शिक्षा आयोग भी था। 2 फरवरी 1883 ईस्वी को यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीश द्वारा मुकदमे सुनवाई के लिए डर्बन विधेयक प्रस्तुत किया गया था, लेकिन यूरोपवासी के प्रबल विरोध के कारण इसे इल्बर्ट विधेयक कब लाया गया था? इल्बर्ट बिल जो लाया गया था वो 2 फरवरी 1883 ईस्वी में लाया गया। 2 फरवरी 1883 ईस्वी में लाया गया था। मुकदमे सुनवाई करने के लिए इल्बर्ट विधेयक बिल प्रस्तुत किया गया, जिसमें यूरोपवासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेज द्वारा इस विधेयक का विद्रोह श्वेत विद्रोह के नाम से भी जाना जाता। कौन? तो हमारा इल्बर्ट विधेयक को हम लोग श्वेत विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, जो 2 फरवरी 1883 ईस्वी को आया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक संज्ञान दी थी। लॉर्ड आता है लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल कब से 1884 से लेकर 1888 का सबसे बड़ा घटना जो हमारा है तृतीय अंगल बर्मा युद्ध 1885 से 98 ईस्वी में हुआ था, और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्यों में मिला लिया गया था। बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्यों में कब मिलाया गया था? तो 1885 से लेकर 1888 ईस्वी में किया था। और दूसरा घटना इसका जो है हमारा, इसमें सबसे बड़ा जो है बंगाल का टेनेसी एक्ट, अवध टेनेसी एक्ट, पंजाब टेनेसी एक्ट पारित हुआ था। किसके कार्यकाल में? तो हमारे लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। इसी समय सबसे पहले 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में मुंबई में A.O. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। उसके बाद आता है कार्यकाल हमारा लॉर्ड लैंसडाउन का। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से लेकर 1894 तक थे। लॉर्ड लैंसडाउन जो थे 1888 से लेकर 1894 तक थे। भारत और अफगानिस्तान की मध्य सीमा रेखा डुरंड रेखा जो है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा जो है डुरंड रेखा जो है, किसके कार्यकाल में? लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में 1888 से लेकर 1894 के बीच में हुआ था। 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम जो है, इसी के समय में आया था। 11 घंटे से प्रतिदिन अधिक काम करने की प्रतिबंध लगा दिया गया था। 1891 में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया था और 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने के लिए प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही सप्ताह में एक दिन की छुट्टी भी मनाई गई थी। उसके बाद आता है नेक्स्ट लॉर्ड एलिगन द्वितीय आता है। कौन आता है? लॉर्ड एलिगन द्वितीय 1894 से लेकर 1899 ईस्वी तक। भारत के तलवार के बल पर विजित किया गया और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन जो हमारा लॉर्ड एलिगन द्वितीय का ही है।
भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन हुआ लॉर्ड एलिगन द्वितीय का 1894 से लेकर 1899 ईस्वी तक। उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट हमारा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल जो 1899 से लेकर 1905 तक रहते हैं। 1899 में कर्जन ने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजों को स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया गया। यानी 1899 ईस्वी में भारतीय टंकन और पत्र मुद्रण अधिनियम पारित किया गया। अगर क्वेश्चन पूछेगा अगर भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1899 में किसके कार्यकाल में, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित की गई थी। उसके बाद आता है शासन की कार्य क्षमता के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने रिपन द्वारा स्थापित स्थानीय शासन प्रणाली पर आघात किया और 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम लाया था। कोलकाता कॉरपोरेशन अधिनियम कब लाया गया, तो 1899 में लाया गया था। कर्जन ने 1901 में सर कॉलिन स्टॉप मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग की स्थापना कब की गई, तो 1901 में। किसके कार्यकाल में, तो सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में। फिर टॉम रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग की स्थापना की गई 1902 में। सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग की स्थापना की गई और सर टॉमस रिले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी। यानी विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना जो है सर टॉमस रिले की अध्यक्षता में किया गया और एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग की स्थापना की गई थी और रेलवे आयोग की स्थापना 1902 में सर रॉबर्टसन की अध्यक्षता में की गई और सिंचाई आयोग की अध्यक्षता जो है सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में की गई थी। कब, 1901 में की गई। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। किसके कार्य में, तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। इसने सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया एवं सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की भी स्थापना किया था। किसने किया था, तो ये हमारा लॉर्ड कर्जन ने किया था। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत के पर ध्यान दिया था। इस कार्य के लिए कर्जन भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी। पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई थी, 1904 ईस्वी में की गई थी। जितनी पुरानी इमारत थी, ऐतिहासिक इमारत थी, उसको सुरक्षा और उसकी मरम्मत करने के लिए भी काम किया था। कर्जन के समय 1904 इसमें शाकाहारी उधार समिति बनाया गया था, जिसके द्वारा सहकारी समितियों के स्थान पर करके किसानों को उचित ब्याज के रुपये देने की व्यवस्था की गई थी। सहकारी उधार समिति की स्थापना की गई थी कब, 1904 में की गई थी। यानी जो इसको उचित ब्याज पर रुपये कर्ज देने के लिए किया गया था। इसने कृषि बैंक भी खुलवाए थे, यानी कृषि बैंक भी स्थापना किए थे, कृषि बैंक भी खुलवाए थे। इसने 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की थी। इसने 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की थी। इसने 1905 ईस्वी में पूसा में एक कृषि अनुसंधान की स्थापना की थी। कृषि बैंक भी खुलवाया था। 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की थी और 1905 में पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्था खुली थी। कब, 1901 में। कर्जन के समय पहली बार प्रत्येक प्रांत और केंद्र स्तर पर एक निदेशक अधीन पृथक गुप्तचर विभाग भी था। एक गुप्तचर विभाग था। प्रांत और केंद्र स्तर पर क्या था, गुप्तचर था। ठीक है। लॉर्ड कर्जन के ही समय किचनर परीक्षा को सैनिक प्रशिक्षण में शामिल किया था। किचनर परीक्षा जो होता था उसको जो क्या हुआ, सैनिक प्रशिक्षण में शामिल करने से सेना के युद्ध क्षमता को बढ़ाया था। इसी कार्यकाल दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के निर्माण। विक्टोरिया मेमोरियल जो हॉल आप देखते हैं अभी घूमने जाते हैं, तो उसका कौन निर्माण करवाया था, तो ये हमारा निर्माण किसने करवाया था, तो ये हमारा लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। उसके बाद जो सबसे बड़ा आता है यहाँ बंगाल विभाजन विरोध का सर्वप्रथम 1905 में बंगाल के विभाजन 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन निर्णय घोषित 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का घोषणा की गई। इसका प्रारूप प्रकाशित किया गया। सितंबर 1905 में उसे सम्राट ने भी स्वीकृति दे दी थी। यानी सितंबर 1905 में उसने सम्राट भी स्वीकृति दे दी और 16 अक्टूबर 1905 को जो हुआ बंगाल विभाजन योजना को लागू कर दिया गया। यानी 19 जुलाई 1905 को घोषणा हुआ, सितंबर 1905 को सम्राट ने भी उसे स्वीकृति दे दी और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया था। बंगाल के दो प्रांतों में बांटा गया था, एक पूर्वी बंगाल और दूसरा असम प्रांत। दूसरा पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल में मुख्यालय ढाका बनाया गया था और पूर्वी बंगाल के गवर्नर को ब्लूमफील्ड फुलर को बनाया गया था और पश्चिम के गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर को बनाया गया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर
महफिल फुलर के पश्चिम बंगाल का लोग गवर्नर जनरल की कार्यकारी समिति के सदस्य के अधिकारों के प्रकरण में प्रधान सेनापति किशनर से मतभेद हो गया था। इसमें भारत सचिव ने किशनर के पक्ष लिया था। इसके असत होकर 1905 में लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है कर्जन के बाद लॉर्ड मिंटो द्वितीय आता है 1905 से लेकर 1910 तक। इसके समय में आगा खान एवं सलीम उल्लाह खान के द्वारा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन विभाजन हुआ था। इस सदन 1907 में अंगल रूसी प्रतिनिधि मंडल के बीच बैठक हुई थी। अंगल रूसी प्रतिनिधि मंडल के इसके शासनकाल में 1907 ईस्वी में अंगल एवं रूसी प्रतिनिधित्व मंडल के बीच में बैठक हुई थी। समाचार पत्र अधिनियम प्रेस एक्ट 1908 पारित किया गया था। गवर्नर जनरल के काउंसिल के सदस्य के रूप में एसपी सिख की नियुक्ति की गई थी। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मार्ले मिंटो सुधार कब लाया गया था, तो 1909 ईस्वी में लाया गया था। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में लाया गया था। किसके कार्यकाल में, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय कार्यकाल में। उसके बाद आता है हमारा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से लेकर 1916 तक। इसी समय ब्रिटेन राजा जॉर्ज प्रथम ने 12 अगस्त 1911 को दिल्ली में एक दरबार किया था और इस आयोजन में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था और 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली कर दी गई थी। 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली बन गई थी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया थोड़े। इसी का समय गोपाल कृष्ण गोखले ने 1910 से 1911 के अनिवार्य रूप से निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा आरंभ करने के लिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव कॉलेज की स्थापना की गई थी। कब, 1910 से लेकर 1911 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने 1910 से लेकर 1911 ईस्वी में एक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा आरंभ करने के लिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में विधेयक प्रस्तुत किया था। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग ने दिल्ली में बम फेंका गया। कब, 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। इसके लिए अनुशीलन समिति उत्तरदायी था। हार्डिंग बम कांड दिल्ली सेनेट के लाया गया था। 13 व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया गया, जिसमें मास्टर अमित चंद था, दीवान भाई बालमुकुंद था, बलराज महिला थे, बसंत कुमार अवध बिहारी गिरफ्तार किए गए। इसमें 4 लोग फांसी दिए गए, 7 वर्ष की सजा दी गई। दीनानाथ सरकारी गवाह बन गया था। मुख्य भूमिका निभाने वाले रास बिहारी बोस जापान चले गए थे। ठीक है, 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया था। क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है ये कि लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम कब फेंका गया था, तो यह हमारा 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को। ठीक है, इसी के शासनकाल में 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। 28 जुलाई 1914 को, यानी कब स्टार्ट हुआ है विश्व युद्ध, तो 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ। इसी के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया था। तो प्रताप किसका है, तो गणेश शंकर का, और बॉम्बे क्रॉनिकल किसका है, तो फिरोज शाह का। 1916 में लॉर्ड हार्डिंग ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किए गए थे। यानी 1916 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग पर आता है द्वितीय के बाद आता है हमारा लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से लेकर 1921 तक। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस का एकीकरण हुआ था और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था। 1916 ईस्वी में पूना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई थी। इसी काल में 1917 ईस्वी में शिक्षा का सैडलर आयोग गठन किया गया था। शिक्षा का सैडलर आयोग कब किया गया था, तो 1917 में। 20 अगस्त 1917 को सुधारों की घोषणा को मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। 20 अगस्त 1917 को सुधारों की घोषणा को मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। लोक सेवा की परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में शासन करने की स्तुति की गई थी चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट के द्वारा। यानी 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा में मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। लोक सेवा की परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ कराने की स्तुति मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा की गई थी। इसी काल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। रॉलेट एक्ट किसके द्वारा पारित किया गया था, तो ये हमारा हो गया था किसमें, किसके कार्य का रॉलेट, तो हमारा ये हो गया लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, इसी के काल में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था किसके कार्यकाल में हुआ था, तो ये हमारा लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ था। खिलाफत आंदोलन और गांधी जी का असहयोग आंदोलन दोनों किसके कार्यकाल में हुआ था, तो ये हमारा लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ था। तृतीय अफगान युद्ध इसी के समय हुआ था। अक्टूबर 1920 में मौनेंद्रनाथ और एम एन रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ताशकंद समूह को गठन किया था। 1920 में
मानेंद्र नाथ रॉय, जिसको बोलते हैं MN रॉय के नाम से जाना जाता है, भारत कम्युनिस्ट पार्टी यानी भारत कम्युनिस्ट पार्टी शासकांग समूह का गठन किया था। लॉर्ड रीडिंग आता है 1921 से लेकर 1926 तक। कब आता है? 1921 से लेकर 1926 तक लॉर्ड आता है रीडिंग। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था, किस कार्यकाल में? तो लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। इसी के काल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स कब आया था? 1921 में। प्रिंस ऑफ वेल्स कब आया था भारत में? तो 1921 में आया था। कौन थे? लॉर्ड रीडिंग था। भारत की यात्रा इसी दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया था। 5 फरवरी 1922 को घाटी चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में बाद गांधी जी ने अपने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड रीडिंग कार्यकाल में हुआ था। असहयोग आंदोलन किस में हुआ था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड कार्यकाल में हुआ था, शुरू हुआ था। भारत में 1922 में इलाहाबाद में सिविल सेवा की परीक्षा शुरुआत की गई थी। भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन जो 1922 में कार्य करना प्रारंभ किया था। वर्तमान में यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। बता कहने का मतलब यह है कि भारत में 1922 से इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई। भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में की, जो 1922 ईस्वी में कार्य करना प्रारंभ किया। वर्तमान में यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास में मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद के कांग्रेस अंतर्गत राज्य स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। कितना? 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास में मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। 1923 ईस्वी में चुनाव इस दल मध्य प्रांत में बंगाल एवं पुणे बहुमत मिला था। 1925 में प्रसिद्ध आर्य समाज राष्ट्रवादी नेता स्वामी सदानंद की हत्या की गई थी। कब? 1925 ईस्वी में। फिर आता है लॉर्ड इरविन। 1926 से लेकर 1931 तक कौन आया था? तो लॉर्ड इरविन है। 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था। कब? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन कहाँ पहुंचा था? तो बम्बई पहुंचा था। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली की असेंबली हॉल 1929 में बम फेंका गया था। कब फेंका गया था? 1929 में दिल्ली पर असेंबली में बम फेंका। किसके द्वारा? तो लाला लाजपत की मृत्यु का बदला लेने के लिए। लाहौर जेल में जतीन दास 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू की। वह भूख हड़ताल 64वें दिन 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। भूख हड़ताल का कारण भारतीय एवं अंग्रेजों कैदियों के बीच व्यवहार किया जाना था। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जो 26 जनवरी 1930 को किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 5 मई 1930 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार किया गया था। 25 जनवरी 1931 ईस्वी को वायसराय इरविन बिना कोई शर्त से रिहा कर दिया था। 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। 4 मार्च 1931 में गांधी और इरविन के समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। इससे सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, स्थगित कर दिया गया था। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसे पहले 5 मार्च भी दिया जाता है। वायसराय भवन वर्तमान में राष्ट्रपति भवन है। रहने वाले पहले व्यक्ति लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। इसने भवन के निर्माण में 17 वर्ष लगे थे। 1931 में इसका उद्घाटन हुआ था। इसने भवन का वास्तुकार के सर एडविन लुटियर्स और हार्वर्ड ब्रेकर थे। लॉर्ड विलिंगटन, उसके बाद आता है लॉर्ड वेलिंगटन आता है 1931 से लेकर 1936 तक। इसके समय में लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक 7 दिसंबर से 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग लिया था। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 ईस्वी को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड की विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई। इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर अलग प्रतिनिधित्व देने का कहा गया। दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने इसे हटाने के लिए आंदोलन वापस आरंभ कर दिया। अंत में समझौता हुआ, पुनः समझौता कहते हैं, किया गया। इससे दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों में ही सीटों का आरक्षण किया गया था। कब हुआ था? 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड की विवादास्पद यानी सांप्रदायिक पंचायत घोषणा कब की गई थी? तो हमारा ये की गई थी 16 अगस्त 1932 को। पुनः समझौता कब हुआ था? तो पूरा समझौता हमारा हुआ था 24 सितंबर 1932 को। 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी और 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पुनः समझौता हुआ था। ठीक है।
फिर 17 नवंबर से 24 नवंबर 1932 तक 17 नवंबर से 24 नवंबर 1932 तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। कब? 17 नवंबर से 24 नवंबर 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932। बिहार 1934 में भयंकर भूकंप आया था। कब? बिहार में जो 1934 में भयंकर भूकंप आया था। कब? 1934 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया था। किसमें? ब्रिटिश भारतीय और प्रांतीय स्वायत्ता शुरू की गई थी। किसमें? प्रांतीय स्वायत्ता शुरू की गई थी। कब से? जब से भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुई थी। ठीक है। लॉर्ड विलिंगटन के कांग्रेस में बम्बई अधिवेशन 1915 बम्बई अधिवेशन 1915 में हिस्सा लिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा करते। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में कब लिया था भाग? तो 1915 में लिया था। उस समय सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने की थी। उसके बाद आता है लॉर्ड लिन लिथुगो 1936 से लेकर 1943 तक थे। कब थे? 1936 से लेकर 1943 ईस्वी तक थे। इसी के समय पहली बार चुनाव किया गया था। इसी के समय पहली बार चुनाव कराया गया। कांग्रेस ने 11 प्रांतों में यानी बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत 6, उड़ीसा 7, उत्तर प्रदेश सीमांत प्रांत, असम में अपनी सरकार बनाई। प्रथम 6 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था। बंगाल, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध के कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत हुआ। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरुआत हुआ? तो 1 सितंबर 1939 को। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीय को पूछे भारत को युद्ध में सूख दिया था और कांग्रेस इसका विरोध करते हुए नारा दिया था। ना कोई भाई ना कोई पाई। इसने अपने द्वारा शासित प्रांतों को सभी मंत्रिमंडल पर त्याग पत्र दिया था। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? तो 1 मई 1939 को की थी। मार्च 1940 में लीग ने लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की थी। कब? मार्च 1940 में लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी। प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था और फजल हक ने प्रस्तुत किया था और खलीकुल जमा उसका समर्थन किया था। ठीक है। पाकिस्तान की मांग किसने किया था? तो लाहौर अधिवेशन में प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था, फजल हक ने इसका प्रस्तुत किया था और खलीकुल जमा ने इसका समर्थन किया था। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। कब अगस्त प्रस्ताव कब आया? तो 8 अगस्त 1940 को। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। कब आया था? मार्च 1942 में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मौलाना आज़ाद क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के अधिकारियों के वार्ताकार थे। कौन थे? मौलाना आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद जो थे क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। उसके बाद आता है लॉर्ड विवेल। लॉर्ड विवेल का कार्यकाल कब से कब है? तो लॉर्ड विवेल 1944 से लेकर 1947 तक है। वायसराय विवेल ने 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व में अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया, यद्यपि वे शिमला में उपस्थित रहे। सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई कि वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन हो वह स्वयं करेगी। मुस्लिम लीग यह अड़ियल रुख 14 जुलाई तक बना रहा और विवेल 14 जुलाई 1945 तक सम्मेलन विफल की घोषणा की थी। शिमला सम्मेलन का 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ था। ठीक है। उसके बाद 1945 से बनी क्लेमेंट एटली की अध्यक्षता वाली लेबर पार्टी की सरकार द्वारा की गई प्रथम कार्रवाई के अंतर्गत भारत में आम चुनाव करवाना था। दिसंबर 1945 में घोषित चुनाव परिणाम में केंद्रीय विधानसभा तथा प्रांतीय विधानमंडल में कांग्रेस को पर्याप्त बहुमत मिला। केंद्रीय विधानमंडल सभा में कांग्रेस के निर्वाचन क्षेत्र में 91.3% मिले थे। मुस्लिम लीग की सभी मुस्लिम सीटें जीत ली थी। प्रांतीय विधानमंडल में कांग्रेस के बम्बई, मद्रास प्रांत, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत बहुमत मिला था। मुस्लिम लीग को बंगाली तथा सिंध में बहुमत मिला था। पंजाब कांग्रेस अकालियों की यूनानिस्ट पार्टी को सजा किया था। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। इस मिशन के सदस्य स्टेफोर्ड क्रिस, पैट्रिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर थे। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने लेबर पार्टी के हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि जून 1948 तक भारत को प्रभुसत्ता भारतीय हाथ में दे देगा। यानी कब घोषणा किया था? 20 फरवरी 1947 को। उसके बाद आता है हमारा लॉर्ड माउंटबेटन 1947
मार्च 1947 से लेकर जून 1948 ईस्वी तक आता है। ठीक है, तो सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 ईस्वी को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना घोषित हुआ, इसमें भारत विभाजन शामिल था। 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना घोषित किया गया। 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन आया था। ठीक है, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद क्लेमेंट एटली द्वारा 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई को स्वीकृति मिली थी। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान को 2 स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाएगा। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। नोट, स्वतंत्रता भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से देखे होंगे। देखिएगा एक बार वीडियो को बढ़िया से, आपको याद हो जाएगा सब कुछ धीरे धीरे, क्योंकि सुनने से ज़्यादा याद होता है। और आशा करते हैं कि हम आपको अच्छे से कुछ बता पाए, उसका रिवीजन करवा पाए होंगे। अच्छा लगता है तो दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और ना अच्छा लगता तो कोई दिक्कत भी नहीं है, आप बस पढ़ लीजिए, वही काफ़ी है। ठीक है, इतना ही रखते हैं, कल के लिए फिर होमवर्क से मिलेंगे और की PDF जो है टेलीग्राम पर आपको हम डाल देंगे, आप लोग वहाँ से भी इसका रिविज़न कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।